क्लास स्टार्ट किया जाए। क्या पढ़ना है बताओ। निवेदिता मिश्रा, क्या पढ़ना है बेटा? मिलिंद, चरक संहिता सबके पास है? इसमें वॉइस का भी ऑप्शन है, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा तो वॉइस उसको ऑन करके पूछ लेगा, ठीक है? तो हम चरक संहिता सूत्र स्थान हमको आज पढ़ना है, ठीक है? अभी मैं कुछ चीजें समझा रहा हूं। चरक संहिता सूत्र स्थान की स्टार्टिंग हमको करनी है। तो सूत्र स्थान को पढ़ने से पहले थोड़ा चरक संहिता के बारे में चीजें जानेंगे, ठीक है? कि चरक संहिता कैसे, क्या है चरक संहिता के बारे में बेसिक नॉलेज अगर कोई पूछ ले किसी से कि चरक संहिता के बारे में बेसिक ज्ञान अगर कोई पूछे तो क्या बताना है? तो चरक संहिता बृहत्त्रयी का एक पार्ट है। बृहत्त्रयी में 3 संहिताएं सम्मिलित है। आवाज मिल पा रही है सबको? सबको आवाज मिल पा रही है? ज्योति, गौरव, अपर्णा, सौम्या, निवेदिता, श्वेता, विष्णु, मिलिंद, कोई भी बताओ। अंकित, आवाज आ रही है? आ रही है। चलो ठीक, पढ़ो। तो चरक संहिता बृहत्त्रयी में ठीक है, लिखते जाओ यहीं से। बृहत्त्रयी में 3 संहिताओं का समावेश किया गया है। चरक, सुश्रुत और अष्टांग हृदय। चरक का, सुश्रुत का और अष्टांग हृदय का 3 संहिताओं का समावेश किया गया किसमें? बृहत्त्रयी में। पहला बेसिक क्वेश्चन तो यही है कि बृहत्त्रयी में कौन कौन सी संहिताएं हैं? चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय। तो क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि निम्न में से किस संहिता का समावेश निम्न में से किस संहिता का समावेश बृहत्त्रयी में नहीं है? बृहत्त्रयी में नहीं है तो अष्टांग संग्रह को नहीं रखा गया। मान लो कभी कंफ्यूजन हो जाए तो अष्टांग हृदय तो रखी गई, अष्टांग संग्रह नहीं रखी गई। तो उसका कारण क्या है अष्टांग संग्रह को न रखने का? चरक में भी 120 अध्याय, सुश्रुत में भी 120 अध्याय और अष्टांग हृदय में भी 120 अध्याय। तो ये इनकी प्रतिज्ञा थी बृहत्त्रयी की कि 120 अध्याय वाली संहिताओं को जो है बृहत्त्रयी में काउंट किया जाएगा। अष्टांग संग्रह में अध्याय है 150, इसलिए इस संहिता को बृहत्त्रयी में नहीं रखा गया। तो ये पहला क्वेश्चन यहां से बनता है। तो बृहत्त्रयी में 3 संहिताएं, चरक, सुश्रुत और अष्टांग हृदय। अब लिखो लघुत्रयी। लघुत्रयी में कौन कौन सी संहिताएं हैं? माधव, ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। माधव, सारंगधर और भाव प्रकाश। तो अभी भी कोई क्वेश्चन, मान लो इंटरव्यू देने जा रहे हो या वाइवा में बैठे हुए हो, संहिता का वाइवा चल रहा है, कोई क्वेश्चन पूछता है कि अगर बेटा लघुत्रयी में क्या क्या है, तो क्रम से बताना है। 7वीं सदी, 13वीं सदी और 16वीं सदी, काल के अकॉर्डिंग इनका क्रम है। ऐसा नहीं भाव प्रकाश सारंगधर माधव, ठीक है वो भी ठीक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्रम अगर कभी अरेंज कराने आ जाए, बहुत बेसिक क्वेश्चन अगर मान लो बना दे, मेडिकल ऑफिसर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन कि लघुत्रयी की संहिताओं को क्रम से व्यवस्थित करिए और 4 ऑप्शन बना दे, ठीक है? तो ये क्रम है इसका, ठीक है? लिखो। अब और हमको पढ़ना क्या है? चरक संहिता। हेडिंग डालो चरक संहिता। चरक संहिता समझ में आ रहा है गौरव?
गौरव, कौशल, मिलिंद, समझ में आ रहा है बेटा? सुमैया, अपनी बात रखने का ऑप्शन इसमें है। चलो ठीक है। तो चरक संहिता के बारे में लिखो। चरक संहिता का निर्माण, चरक संहिता का जो निर्माण जो हुआ है वो ना, इसके 3 लेवल हैं, 3 स्तरों में हुआ है, 3 लेवल, 3 स्तरों पर हुआ है या 3 स्तरों में हुआ है। लेवल इसका लिखाएंगे अभी। लिखो, देखो यह मुख्य रूप से, ये चरक संहिता जो है जो मेनली, मुख्य रूप से, देखो काय चिकित्सा, मेडिसिन है ये, हैरिसन है एक तरीके का, मान लो हैरिसन का भी बाप है ये। काय चिकित्सा और मौलिक सिद्धांत का, काय चिकित्सा और मौलिक सिद्धांत का उपजिह्व ग्रंथ है। उपजिह्व ग्रंथ है। उपह माने समीप और जिह्वा माने बाद, अपने मतलब वाणी से बोला गया। भगवान पुनर्वसु आत्रेय बोलते चले गए, अग्निवेश जी सुनते चले गए। उपजिह्व ग्रंथ है। लिखो इसका क्रम क्या है। लिखो चरक संहिता, चरक संहिता, देखो सूत्र, भाष्य और संग्रह, ये 3 कंसेप्ट हैं। सूत्र, भाष्य और संग्रह के क्रम द्वारा लिखी गई है। सूत्र, भाष्य, संग्रह, आत्रेय पुनर्वसु बोलते चले गए, सूत्र बनते चले गए, बाद में लोगों ने इसको क्या कर दिया, कंसाइज कर दिया। तो इसका पहला स्तर क्या है, लिखो। लिखो मूल उपदेष्टा, इसके मूल उपदेष्टा कौन है? भगवान पुनर्वसु आत्रेय। भगवान पुनर्वसु आत्रेय, इनका काल क्या है? 1000 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व। इसी पहले नंबर में लिखो, लिखो तंत्रकर्ता, भगवान अग्निवेश। भगवान अग्निवेश लिखो 1000 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व। दूसरा क्रम लिखो संस्कर्ता या प्रथम प्रति संस्कर्ता, या भाष्यकर्ता। लिखो चरक, आचार्य चरक 200 ईसा पूर्व या दूसरी सदी। तो चरक वनांचल यात्रा से भी आ रहे हैं लोग। ठीक, ठीक है, लिख लिया इतना।
लिखो आगे। अगला लिखो संपूरक, तीसरा क्रम, या द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता। क्या हुआ बेटा? या द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता। कुछ लोगों को ये चीजें बहुत आसान लग रही होंगी, मानते हैं, लेकिन क्रम यही है पढ़ने का। देखो द्रढ़वल, चौथी सदी, 4th सेंचुरी, 4th सेंचुरी। लिखो द्रढ़वल के बारे में कुछ चीजें लिखो। लिखो द्रढ़वल ने पूरी चरक संहिता, आचार्य चरक ने नहीं लिखी, द्रढ़वल ने चरक संहिता के, इसे संपूरक क्यों कहते हैं, चरक संहिता के 41 अध्याय, जिसमें 17 अध्याय चिकित्सा में, 12 अध्याय कल्प और 12 अध्याय सिद्धि, अर्थात तृतीयांश भाग चरक संहिता का, 40 करीब हो गए, 41 चैप्टर, अर्थात तृतीयांश भाग लगभग 1/3 भाग जोड़ा। अब चिकित्सा के कौन कौन से अध्याय हैं? 17 हैं, 17 याद नहीं करेंगे हम, द्रढ़वल के संपूर्ण 13 याद कर लेंगे, कौन कौन से चरक वाले हैं, लिखो नोट डाल के। देखो चिकित्सा के, चिकित्सा स्थान के प्रारंभ के 8 अध्याय, ये चरक की चल रहे सब, 13 पर लिखा रहा हूं, प्रारंभ के 8 अध्याय, ये बहुत बड़ा कठिन क्वेश्चन नहीं है। कौन कौन से? रसायन, बाजीकरण, ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ और शोष। ध्यान रखना, उन्माद अपस्मार नहीं है, क्वेश्चन बीएचयू वाला पूछ चुका है, ये क्वेश्चन बीएचयू पूछा जा चुका है। जैसे ही प्रारंभ के 8 अध्याय आता है, तुरंत निदान की तरफ दिमाग जाता है कि उन्माद अपस्मार तक होंगे, शोष तक है, कहीं लिख लेना, बीएचयू वाले क्वेश्चन पूछ चुके, उन्माद अपस्मार नहीं है इसमें, इसलिए लिखा रहा हूं उसे। प्लस कौन कौन से हैं लिखो, मैं क्रम से लिखा रहा हूं, लिखो अर्श, इसकी ट्रिक भी बता दूंगा अभी। अर्श, अतिशार, अर्श हो गया चैप्टर नंबर 14, अतिशार हो गया 19, विसर्प 21, मदात्यय 24, चरक चिकित्सा 24, द्विवर्णीय चरक चिकित्सा 25, ये चरक के हैं। तो इसको याद कर लेते हैं, 2 बड़े सर्प अति मद में फर्श पर चले, 2 बड़े माने द्विवर्णीय, सर्प माने विसर्प, अति से अतिशार, मद से मदात्यज और फर्श से अर्श। ठीक है,
अभी कुछ चीजें बेसिक लिख लो, उसके बाद चरक संहिता सूत्र स्थान एक शुरू कर देंगे। समझ में आ रहा है? मिलिंद, कौशल, चंचल, उज्जवल, पिंकी, अपर्णा, अंकित और बाकी जो भी है बोलो, क्या नहीं समझ में आ रहा? मिलिंद धर द्विवेदी, ठीक है। देखो ये बात हो गई दृढ़ बल की, लिखो दृढ़ बल भी लिखो चीज। चलो दृढ़ बल आगे लिखाएंगे। अब अगली हेडिंग डालो आत्रेय। आत्रेय, ये चीजें एक्चुअली बुक में है नहीं, इस वजह से लिखा रहा हूं। आत्रेय, देखो चरक संहिता में 3 आत्रेयों का वर्णन मिलता है। चरक संहिता में 3 आत्रेयों का वर्णन मिलता है। तो ज्यादातर हम पढ़ते हैं पुनर्वसु आत्रेय तो है ही है, उसके अलावा भी 2 आत्रेय हैं। कौन कौन से? नंबर 1 लिखो भिक्षु आत्रेय। भिक्षु आत्रेय, भिक्षु आत्रेय का वर्णन आपको मिलेगा चरक सूत्र 1 में और चरक सूत्र 25 में। इस चरक सूत्र 25 में इन भिक्षु आत्रेय ने कालवाद का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? कालवाद। ठीक। नंबर 2 लिखो, कौन से आत्रेय? लिखो कृष्ण आत्रेय। कृष्ण आत्रेय, इनका अच्छा रोल है। कृष्ण आत्रेय का क्वेश्चन बनता भी है। इन्होंने कोई योग का वर्णन किया है, जो योग इंपोर्टेंट भी है, तो क्वेश्चन वहीं से बनता है। लिखो पूर्वार्ध में, जो चरक संहिता का जो पूर्वार्ध वाला पार्ट है, चरक संहिता पूर्वार्ध में सूत्र 11 में, सूत्र 11 में जो तुम अष्टत्रिक पढ़ते हो, आहार, स्वप्न, ब्रह्मचर्य है, ठीक है, रोगों के विविध टाइप पढ़ते हो, वो जो अष्टत्रिक का वर्णन आया सूत्र 11 में, अष्टत्रिक का वर्णन किसने किया है? कृष्ण आत्रेय ने किया है। तो पूर्वार्ध में तो इनका एक कंसेप्ट है, कौन सा? अष्टत्रिक का। और उत्तरार्ध में क्या है? उत्तरार्ध में योग, कुछ 8 योग का वर्णन है। कितने योग हैं? 8 योग। 8 योग का उल्लेख, कौन कौन से योग हैं वही इंपोर्टेंट है। लिखो कौन कौन से, लिखो फलारिष्ट, फलारिष्ट अर्श चिकित्सा में आया है। फलारिष्ट का उल्लेख है अर्श चिकित्सा में। लिखो क्षार गुटिका, क्षार गुटिका और नागर आदि चूर्ण। क्षार गुटिका और नागर आदि चूर्ण गृहिणी चिकित्सा में। लिखो नवायस चूर्ण, नवायस चूर्ण का उल्लेख किया पांडु चिकित्सा में। लिखो प्रपोंडरिक आदि तेल, प्रपोंडरिक आदि तेल। लिखो शिरोरोग, शिरोरोग चरक चिकित्सा 26। लिखो बला तेल, अमृतादि तेल, वात व्याधि चिकित्सा। और लिखो जीवनीय घृत,
वात रक्त चिकित्सा। किनके देखो जरा 8 योग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हो रहे हैं 8 योग? अरे बोलो भाई। यस सर। तो इसका एक ट्रिक लिखो, लिखो फल छाना, फल छाना नवायस ने। बहुत पूछता है ये नवायस। फल छाना नवायस ने, तो पांडु ने बला अमृता को जीवन दिया, बला अमृता को जीवन दिया। तो फल से हो गया फलारिष्ट, छा से क्षार गुटिका और नागरादि चूड़, नवायस से नवायस, पांडु से प्रपोंडरी गादी, बला से बला, अमृता से अमृतादि, जीवन से जीवनीय घात। ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर है? ठीक है, ठीक। लिखो, नोट डाल के एक चीज लिखो, जब ये नवायस नवायस चल रहा है तो नवायस है क्या? नोट डालो, लिखो नवायस चूड़। घटक लिखो इसके, लिखो त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद प्लस 50% लोह चूड़। 50% में काष्ठौषधियां, 50% में लोह चूड़। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है इंटरव्यू में। लिखो अनुपान, लिखो इसका मतलब किसके साथ लेना है। अनुपान क्या है? मधु और सर्पी। सर्पी माने घी। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो वो है इसके रोगाधिकार। लिखो चरक, लिखो पांडु कामला, लिखो सुश्रुत प्रमेह पिड़का, सुश्रुत प्रमेह पिड़का, लिखो काश्यप, लिखो सोथ इन्फ्लामेशन। बहुत पूछता है क्वेश्चन। ये मैं क्यों लिखाया हूं ये बता रहा हूं। नवायस चूड़ हो गया, लिख लिया सब लोगों ने? विष्णु विशाल सिंह लिख लिया बेटा? आकांक्षा मौर्य, क्वेश्चन नहीं पूछोगे, बोलोगे नहीं तो गड़बड़ है। नहीं समझ में आए तुरंत पूछो, ऑन स्पॉट। पूछने का पूरी आजादी है, पूरी स्वतंत्रता। ठीक है, तो अब लिखो, इसी में नोट में लिखो, लिखो नवक गुग्गुल। ये इसलिए लिखाया है मैंने, नवक गुग्गुल। इसका भी कंटेंट क्या है? त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद प्लस 50% गुग्गुल। इसलिए इसको 9 घटक है, नवक गुग्गुल कहते हैं। उसमें भी 9 घटक हैं, 3 और 3 6 और 3 9 तो ये हो ही गए। उसके अलावा है 50% में। इसको नवायस क्यों कहते हैं? नव प्लस अयस, 9 घटक तो ये है ही है, प्लस अयस है। अयस माने लोह, 50% लोह, 9 घटक ये हैं प्लस 50%, इसलिए नाम पड़ गया नवायस। इसका नाम है नवक गुग्गुल। नव ये है, गुग्गुल 50% है। इसका रोगाधिकार है मेदोहर, मेदो रोग। कोई आदमी फैटी बहुत है,
कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे अपना फैट कम करना है, तुमको कुछ नहीं आता है, चुपचाप नमक गुक्कुल दे दो। कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं है जो परेशान करेगा, लेकिन डॉक्टर साहब ध्यान रखना, गुक्कुल पड़ा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा 21 दिन मैक्सिमम। मैक्सिमम बता दिया जी मैंने, क्यों? गुक्कुल जो है पुंसत्व का नाश करता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा समय तक किसी भी व्यक्ति को गुक्कुल का सेवन नहीं कराना चाहिए, ठीक है। पता पड़ा योगराज गुक्कुल चल ही रहा है 3 महीने से, पेशेंट आया था किसी और समस्या को लेकर, समस्या कोई और हो गई, ठीक है। ऐसा काम नहीं करना है, ठीक। अगली हेडिंग डालो, पुनर्वसु आत्रेय। तीसरे नंबर के आत्रेय जो है पुनर्वसु आत्रेय। आज का जो क्लास है वो इंट्रोडक्शन ऑफ संहिता है। आपको संहिता के बारे में सूक्ष्म और अति बृहत दोनों ज्ञान यहाँ प्रदान किए जा रहे हैं। जिसको सूक्ष्म चाहिए वो सूक्ष्म पढ़ेगा, जिसको ज्यादा चाहिए वो ज्यादा पढ़ेगा, लेकिन मुझे लगता है चरक संहिता के बारे में पूरी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। जब आपको कुछ नहीं आता कहीं इंटरव्यू वगैरह में, तो आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मूड डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो अगर आपको पास करना चाहता है तो बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो चलो बेटा संहिता के बारे में कुछ बता दो, अब तुम्हें वो भी नहीं आता तो मामला गड़बड़ाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है। पुनर्वसु आत्रेय, लिखो ब्रह्मा के अयोनिज पुत्र, ब्रह्मा जी के अयोनिज माने मानस पुत्र, जैसे नारद जी थे ना ऐसे ही है, अयोनिज पुत्र। लिखो देव ऋषि अत्रि के पुत्र, ऐसा भी माना जाता है, देव ऋषि अत्रि, अत्रि के पुत्र। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इसलिए पुनर्वसु आत्रेय को अत्रिज, अत्रिज, ज माने अत्रिह जन्मते इति अत्रिज, अत्रिज, अत्रि आत्मज, जिनके आत्मज माने पापा कौन है, अत्रि ऋषि, अत्रि आत्मज, अत्रि नंदन, अत्रि नंदन, अत्रिश्रुत, अत्रिश्रुत कहा गया है इनको, इनके नाम है, ठीक। लिखो चरक सूत्र 13, चरक सूत्र 13 कौन सा, स्नेह अध्याय, स्नेह अध्याय में इनकी मम्मी का भी नाम आया, माता जी का नाम आया। लिखो इनकी माता का नाम, पापा का नाम तो वहां आ गया, चरक चिकित्सा 1 में भी आया पापा का नाम अत्रि ऋषि, माता का नाम लिखो चंद्रभागा, माता का नाम क्या, मम्मी का नाम है चंद्रभागा, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, चंद्रभागी। इनके और भी नाम है चंद्रभागी या चंद्रभाग, ये भी नाम है। इनको पुनर्वसु आत्रेय क्यों कहा गया, लिखो, देखो पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म होने के कारण, पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनका नाम पुनर्वसु रखा गया। इनका नाम क्या रखा गया, पुनर्वसु। इनके एक्चुअली पापा भी अत्रि थे और इनके गुरु भी अत्रि थे। देखो अत्रि के पुत्र तथा शिष्य, अपने पापा से ही इन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान लिया था, और इनके पिताजी जो है जो वो हुई थी संभाषा, उसमें थे, ठीक। देखो अन्य नाम, इनके अन्य नाम क्या क्या हैं,
लिखो ब्रह्म ऋषि, महर्षि, ये तो नहीं पूछती है नाम। लिखो अनध्य, ये नाम पूछता है कभी कभी, अनध्य। दोष सूदन, दोष सूदन। और सबसे इंपॉर्टेंट नाम लिखो, लिखो अगर्द वेद, अगर्द वेद, सिंधु प्रवर्तन, अगर्द वेद सिंधु प्रवर्तन, अद्रि प्रवर्त गौरा, प्रवर गौरा। ये जब क्वेश्चन वगैरह लगाओगे तो ये पूछ लेगा ये कि ये नाम कहाँ उल्लेख आया है, तो चरक चिकित्सा 12 शोध चिकित्सा में आया है, स्यबथु चिकित्सा में इस नाम का उल्लेख आया है। ये थोड़ा अलग नाम लगता है इसलिए क्वेश्चन बनने की चांस बन जाते हैं कि ये किसका नाम है, पुनर्वसु आत्रेय का नाम है या अग्निवेश का नाम है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या? बोलो भाई। श्वेता, गौरव, निविता, चंचल, उज्जवल, पिंकी, मनीष, अपर्णा, ज्योति। ठीक है, आ रहा है समझ में? मिलिंद, गौरव, चलो ठीक है, लिखो। अब हेडिंग डालो चरक, चरक मत डालो, पहले हेडिंग डालो अग्निवेश। पुनर्वसु आत्रेय हो गए, अब अग्निवेश हेडिंग डालो। अग्निवेश। काल लिखो इनका 1000 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व माने बीसी। लिखो देखो चरक संहिता में अग्निवेश के लिए सौम्य, बहुत ज्यादा मतलब नहीं है इनका, अग्निवेश, सौम्य, वहिन्नवेश, वहिन्न एक्चुअली अग्नि का ही पर्याय है, वहिन्नवेश, होतास वेश, होतास भी अग्नि का पर्याय है, इन शब्दों का उल्लेख हुआ है। इनकी एक बुक है जो बहुत प्रचलित है, वो है अंजन निदान, अंजन निदान, अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपोर्टेंट है, अंजन निदान। अब हेडिंग डालो चरक, चरक। काल लिखो 200 ईसा पूर्व, दूसरी सदी, सेकंड सदी या सेकंड, दूसरी सदी। देखो भगवान अनंत के अवतार, चरक जयंती आने वाली है, 8 या 9 अगस्त की है, नाग पंचमी के दिन अभी आ रहा है सब खेल। भगवान अनंत के अवतार, भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, नाग अवतार भी माने जाते हैं। भगवान अनंत के अवतार। लिखो विशुद्ध के पुत्र, इनके पापा का नाम क्या था? विशुद्ध, विशुद्ध के पुत्र। इनके गुरु का नाम लिखो वैशम पायन के शिष्य, वैशम पायन, इनके गुरु का नाम था वैशम पायन। लिखो वास्तविक नाम, लिखो कपिस्थल चरक, कपिस्थल चरक। लिखो निवास स्थान, कहां के रहने वाले थे? देखो पंचनद प्रांत में, पंचनद प्रांत में
इरावती और चंद्रभागा नदियों के बीच, चंद्रभागा नदियों के बीच लिखो कपिस्थल ग्राम, कपिस्थल ग्राम। अब इनको नागपंचमी वाले दिन चरक संहिता, चरक भगवान चरक की जयंती क्यों मनाई जाती है? लिखो लिखो भाव प्रकाश, जो आचार्य भाव प्रकाश है, भाव मिश्र हैं, भाव प्रकाश तो बुक का नाम है, भाव प्रकाश। देखो इनका जन्म, भगवान चरक का जन्म क्या मानते हैं? देखो नागवंश में मानकर, ये नागवंशी हैं, नागवंश में मानकर शेषावतार कहा है इनको, शेषावतार। ठीक, लिखो लिखो चरक ने, ये जो तुम्हारे पास जो चरक संहिता है ना, वो अग्निवेश तंत्र है। फ्रंट पेज देख लो चाहे, अग्निवेश तंत्र कहते हैं ऐसे। देखो चरक ने अग्निवेश तंत्र का, चरक ने अग्निवेश तंत्र का भाष्यात्मक प्रतिसंस्कार कर, भाष्यात्मक प्रतिसंस्कार कर चरक संहिता का निर्माण किया। चरक संहिता का निर्माण किया। फ्रंट पेज निकालोगे तो वहां लिखा हुआ अग्निवेश, श्रीमद अग्निवेशेन प्रणीता चरक दृढ़ बलाभ्याम प्रतिसंस्कर्ता। फ्रंट बिल्कुल पेज कि अग्निवेश ने उसको प्रणीत किया और चरक और दृढ़ बल ने उसका प्रतिसंस्कार किया। लिखो अगली लाइन से, लिखो यजुर्वेद के 86 अध्याय, 86, यजुर्वेद के 86 अध्याय में लिखो चरका नाम द्वादश भेदा, चरका नाम द्वादश भेदा। ऐसा बोला गया है कि चरक नाम के 12 लोग हुए, कहा है। लिखो चरक राजा कनिष्क के राजवैद्य, चरक राजा कनिष्क के राजवैद्य, गोत्र प्रवर्तक और यायावर कोटि के ऋषि थे। यायावर कोटि, ठीक है, यायावर कोटि के ऋषि थे। इसलिए जो रोहेलखंड यूनिवर्सिटी है वहां यायावर नाम से ही एक वो स्लोगन निकला है। जैसा ये क्या नाम है उसका, घूमने फिरने वाले को बोला गया, चरे व्यती, चरे व्यती। हाँ, ये वर्ड उसका स्लोगन है, चरे वेती, चरे वेती, माने घूम घूम कर चिकित्सा करना। चरे वेती, चरे वेती, यही तो मंत्र है अपना। ठीक है, लिखो अगली लाइन से, लिखो दृढ़बल। दृढ़बल, देखो दृढ़बल शैव भक्त, दृढ़बल शैव भक्त भगवान शिव जी के भक्त हैं। अब ये कैसे क्लियर होगा भगवान शिव जी के भक्त है पता है? जब चरक सिद्धि स्थान 12 पढ़ोगे, जब चरक सिद्धि स्थान 12, अगर बुक हो तो निकालो, चरक सिद्धि स्थान का 12वां जहां खत्म होने जा रहा है, वहां अंत में एक श्लोक आया है,
बहुत प्यारी बात कही दृढ़बल ने, क्योंकि कल्प स्थान और सिद्धि स्थान किसने वर्णन किया? दृढ़बल ने किया। ठीक है, वहां उन्होंने कहा है कि ये भगवान भोलेनाथ ने मुझको ज्ञान दिया है, मैंने कुछ नहीं कहा है। क्लियर बोलते हैं वो। श्लोक नंबर 37 38 निकाल के देख लो कि संपूर्ण चरक संहिता को भूतपति भगवान शंकर की सेवा करके, उन्हें प्रसन्न करके पंच नदपुर में उत्पन्न दृढ़बल ने पूर्ण किया। ठीक है, निकाल के देख लो, आराम से पढ़ लो, वहीं लिख लेना, देख लेना। तो चरक शैव भक्त, सॉरी दृढ़बल शैव भक्त और देखो गुप्त कालीन आचार्य, जो गुप्त वंश आया था ना उस समय, गुप्त कालीन आचार्य थे ये। इनका जन्म स्थान क्या था? देखो कपिल बल, इनके पहले पिता का नाम लिखो, लेकिन इनके पिता का नाम लिखो कपिल बल। कपिल बल या कपिल बली कहते हैं उनको। देखो पंचनदपुर के निवासी, पंचनदपुर निवासी, वहीं से निकलता है ये चरक सिद्धि 12 श्लोक नंबर 37 38। पंचनदपुर निवासी। देखो दृढ़बल ने चरक संहिता का संपूर्ण, चरक संहिता के संपूरक है ना ये, तो संपूरक कैसे किया? देखो शिलोच्च वृत्ति से, शिलोच्च वृत्ति, जो जहां ठीक लगा उठा उठा के लिख दिया, शिलोच्च वृत्ति से किया है। नोट डाल के लिखो शिलोच्च वृत्ति और कहां आई है। देखो सुश्रुत ने प्रमेह चिकित्सा में ब्राह्मण को, जब प्रमेह की चिकित्सा बता रहे हैं तो ब्राह्मण को शिलोच्च वृत्ति धारण करने का निर्देश दिया है। ब्राह्मण को क्या दिया? शिलोच्च वृत्ति धारण करने का निर्देश। वृत्ति माने आहार विहार। चुन चुन के खाना है, जहां जो मिल जाए, एक गांव में एक रात ठहरना है, फिर आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, धारण करने का निर्देश किया है। तो ये चरक संहिता की बात हो गई। अब कुछ चीजें लिखो, ये सब चारों जितने भी थे, प्रति संस्कर्ता, मूल उपदेष्टा, सब कुछ हो गए। अब लिखो अगली लाइन से, लिखो चरक संहिता में इंपोर्टेंट पॉइंट डालो, इंपोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट चरक संहिता और चरक संहिता। देखो चरक संहिता में कुल छंद, क्वेश्चन पूछ चुका है एनआईए में, चरक संहिता में कुल छंद देखो 16। ठीक है, लिखो अगला। देखो चरक संहिता में 4 सूत्रों का उल्लेख, चरक संहिता में 4 सूत्र का उल्लेख। कौन कौन से? लिखो गुरु सूत्र, जो गुरु ने अपनी बात कही वो गुरु सूत्र, शिष्य ने अपनी बात पूछी वो शिष्य सूत्र, प्रति संस्कर्ता ने उसको प्रति संस्कृत किया वो प्रति संस्कृत सूत्र, और एक सूत्र है एकीय सूत्र, सबको समराइज कर दिया गया, एकीय सूत्र। देखो 7 संभाषा परिषद का उल्लेख, चरक संहिता में 7 संभाषाओं का उल्लेख है, माने सेमिनार हुई 7। कहां कहां हुई? देखो सूत्र स्थान में 4 सेमिनार हुई। कौन कौन सी? चरक सूत्र 1 में, चरक सूत्र 12 में, चरक सूत्र 25 में और चरक सूत्र 26 में। फिर सीधी सेमिनार हुई शारीर स्थान में, शारीर स्थान 3 में हुई,
खुड्डिका गर्भाव क्रांति चैप्टर, फिर शारीर 6 में हुई शरीर विचय शारीर, शरीर के अंगों के बारे में, कौन सा अंग पहले उत्पन्न होगा, तो 4 और 2 6। एक सेमिनार हुई सिद्धि स्थान में, सिद्धि 11 में। चैप्टर का नाम पूछता है फल मात्रा सिद्धि अध्याय। ठीक है, ठीक है। अरे लिख लिया सब लोगों ने कि नहीं? अनम्यूट नहीं हो रहा है, करो भैया, अनम्यूट होगा, सब होगा। ठीक है, लिखो आगे, लिखो अगली लाइन से लिखो। अब चरक संहिता कैसे निर्माण की गई, किस दर्शन का सहारा लिया गया, कैसे बना, तो लिखो। देखो चरक संहिता का सैद्धांतिक पक्ष, चरक संहिता का सैद्धांतिक पक्ष देखो सांख्य और योग दर्शन से, सांख्य और योग दर्शन से। चरक संहिता में जितना भी जो है प्रिंसिपल्स वगैरह जो लिए गए हैं वो सांख्य दर्शन योग दर्शन से लिए गए हैं। देखो व्यवहारिक पक्ष, न्याय और वैशेषिक दर्शन से, न्याय और वैशेषिक दर्शन से, ठीक लिया गया है। लिखो अगली लाइन से, देखो चरक सूत्र 1 पर, चरक सूत्र स्थान 1 जिसको हम पढ़ेंगे, लिखो वैशेषिक दर्शन का प्रादुर्भाव। वैशेषिक दर्शन डोमिनेंट होता है यहां। देखो चरक सूत्र 8 पर धर्म शास्त्र का प्रभाव, धर्म शास्त्र का प्रभाव, जिसमें पुनर्जन्म वगैरह के बारे में वर्णन आया है। बच्चे क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं क्या? लिखो विमान स्थान, लिखो गौतम कृत न्याय दर्शन का प्रभाव, गौतम कृत न्याय दर्शन का प्रभाव। देखो चरक शारीर 1 पर सांख्य का प्रभाव, देखो चरक सिद्धि पर वेदांत का प्रभाव, वेदांत का प्रभाव। तो देखो इसको याद कर लेते हैं, विशेष और धर्म सूत्र पे 2 हैं 18, 1 और 8, तो यह है विशेष धर्म, ठीक। और विमान पर बैठकर क्या करना है, न्याय। विमान पर बैठकर गौतम ऋषि क्या कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं, ठीक।
और चरक शारीर, शारीर स्थान में क्या बताई गई? शरीर की संख्याओं के बारे में बताया गया, तो सांख्य का प्रभाव। और सिद्धि किससे मिलती है? वेदों से मिलती है। वेद पढ़ोगे सिद्धि मिल जाएगी। इसको ऐसे याद कर लेते हैं। लिखो अगली लाइन से। देखो, चरक संहिता का स्वरूप। चरक संहिता का स्वरूप देखो, उपनिषद कालीन प्रतीत होता है। इसका स्वरूप कैसा है? उपनिषदों से लिया गया है ना। आयुर्वेद का अंतिम अंग है, अथर्ववेद का अंतिम अंग है ना। उपनिषद कालीन प्रतीत होता है। देखो, चरक संहिता की भाषा शैली, देखो कौटिल्य अर्थशास्त्र से मिलती है। कौटिल्य अर्थशास्त्र से मिलती है। ठीक। देखो, चरक संहिता गद्य और पद्य रूप में वर्णित, गद्य और पद्य रूप में वर्णित। गद्य और पद्य रूप में वर्णित है संहिता। देखो देखो, चरक संहिता में 8 स्थान, 120 अध्याय, जिसमें सूत्र स्थान में 30 अध्याय, निदान में 8, विमान में 8, शारीर में 8, इंद्रिय में 12, ये हो गया पूर्वार्ध। चिकित्सा में 30, कल्प में 12, सिद्धि में 12। ये पूर्वार्ध उत्तरार्ध हमने अपने हिसाब से कर लिया, एक ही संहिता आती सीधी। इसे सुन विषयी चिकित्सी, सुन विषयी चिकित्सी, पहला पहला वर्ड उठा लो, बना लो। ठीक। ठीक है। देखो अगली लाइन से। देखो, चरक संहिता में, चरक सूत्र स्थान में लिखो, सूत्र स्थान। देखो, 7 चतुष्क प्लस संग्रह द्वय, 4 के 7 चतुष्क बांटे, 30 चैप्टर हैं तो 28 ये हो जाते हैं। लास्ट वालों को कहते हैं संग्रह द्वय। तो कौन कौन से चतुष्क हैं? भेषज चतुष्क या भेषज चतुष्क, स्वास्थ्य चतुष्क, निर्देश चतुष्क, कल्पना चतुष्क, जिसमें पंचकर्म का वर्णन आया, रोग चतुष्क, डिजीज के बारे में बताया गया, किसका कितना भेद है, कैसे व्याधियां होती हैं। फिर योजना बनाई गई, योजना चतुष्क। फिर अन्नपान चतुष्क, और फिर संग्रह द्वय। भेषज तुम निर्देश करो, योजपान अन्नपान, योजपान योजना, अन्नपान संग्रह की। भेषज तुम निर्देश करो,
योजना किसकी? अन्नपान संग्रह की। वैसा चतुष्क, स्वास्थ्य चतुष्क, निर्देश, कल्पना, रोग, योजना, अन्नपान, संग्रह। ठीक, या वैसा स्वास्थ्य निर्देश करो तो हटा दो, वैसा स्वास्थ्य निर्देश करो। ठीक, तो ये बेसिक चीजें तुम्हें चरक संहिता के बारे में बताई गई हैं। यहां तक सब समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। बोलो। समझ में सब आ रहा है? तो देखो, आज जो है चरक संहिता के बेसिक, अग्री हेडिंग डाल लो, चरक संहिता की टीकाएं। चरक संहिता की टीकाएं। तो आज पहला दिन है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। कभी कभी बच्चे कहेंगे बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं, जैसे क्लास कम से कम 2 घंटे तो चले। टीकाएं, जैसी चरक संहिता की टीकाएं कंप्लीट हो जाएंगी, मैं चरक संहिता सूत्र स्थान 1, 2 और 3 बुक से पढ़ाऊंगा। और उसके बाद में आयुर्वेद का इतिहास, पदार्थ विज्ञान, यहीं से स्टार्टिंग करेंगे। क्योंकि जब तक आप पदार्थ विज्ञान ये मानो आयुर्वेद का, जैसे बायोकेमिस्ट्री होती है एमबीबीएस में, सेम है बायोकेमिस्ट्री के समान पदार्थ विज्ञान। अगर आपने बायोकेमिस्ट्री को नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ पाएंगे मेडिसिन को या पैथोलॉजी को। तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी तुम्हें, कि 5 महाभूत कैसे काम करते हैं। ठीक है, आदिनात्मा, मन, काल, दिशा, द्रव्य संग्रह कैसे काम करता है। ठीक है, रस क्या है, द्रव्य क्या है, गुण क्या है, प्रभाव क्या है, विपाक क्या है, सब पहले पढ़ाया जाएगा। लेकिन एक वो बना हुआ है जो है माहौल ना, कि पहले बुक रीडिंग कराएंगे। तो बुक रीडिंग पढ़ा देंगे, फर्स्ट पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर। दूसरा और तीसरा चैप्टर आयुर्वेद का एक नए तरीके से पढ़ाएंगे हम तुम्हें। पेन मैनेजमेंट यहीं से सिखाएंगे हम। ठीक है, कि आयुर्वेद में पेन मैनेजमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, स्किन डिसऑर्डर है उनका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, वात रक्त का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। ठीक, मतलब बेसिक चिकित्सा। अगर आप कुछ नहीं जानते तो वहां से भी काम कर सकते हैं। आधी से ज्यादा चिकित्सा वहीं क्लियर कवर हो जाएगी। ठीक है, बस युक्ति लगानी है हमको। क्योंकि सेकंड चैप्टर यवाकू का, फिर लेप का, वहीं से बताएंगे आपको कैसे मैनेज किया जाएगा। मान लो घर में किसी को पेन हो रहा है, लेप बताएंगे, लेप बनाओ अपना, मार्केट से सब व्यवस्था ले लो, चुपचाप लगाओ, बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, तो लेप चिकित्सा वहीं से पढ़ाएंगे। बताया नहीं है लेप चिकित्सा का वर्णन नहीं है, लेकिन हम तुम्हें सिखाएंगे कि क्या क्या होता है। ये प्रैक्टिकल अप्रोच साथ साथ में चलेगी, थ्योरेटिकल नॉलेज भी चलेगी, प्रैक्टिकल अप्रोच भी चलेगी। ठीक, तो आज इतना ही पढ़ते हैं। कल चरक संहिता की टीकाएं पर चरक सूत्र 1 पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बाकी किसी को समझ में नहीं आया होगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो ग्रुप में मैसेज कर देंगे, ग्रुप में देख लिया जाएगा। ठीक है, बोलो। आज के लिए इतना ही। सुबह जो क्लास चलेगी उसमें तुम लोग बताओ क्या पढ़ाना है। हम सोच रहे हैं पीटिया या गायनी से स्टार्ट कर दिया जाए। सुबह वाला बैच 6:30 बजे से होगा अभी, फिर उसे 6 बजे से कर देंगे। 6:30 से शुरू करेंगे, 6:30 से 7:30। ठीक, इसमें गायनी स्टार्ट कर देंगे, तो उसकी सूचना दे दी जाएगी। ठीक, सुबह 6:30 से क्लास होगी गायनी की कल से। ठीक है, चलो।